बट ये कश्मीरी पंडित हैं कौन, कौन लोग थे, इनका इतिहास क्या था? जाहिर सी बात है, पहला सवाल मन में यही आता है। तो कश्मीरी पंडितों का बड़ा पुराना इतिहास रहा। जब कश्मीर में अलग अलग शासक थे, अलग अलग राजा हुए, तो वो एक दौर चलता रहा। तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम राजा भी हुए जिन्होंने कश्मीर में हुकूमत की। तो उन मुस्लिम राजाओं के दौर में कश्मीर में जो पंडित थे, एक्चुअली वो 3 तरह के टोटल कहते हैं कश्मीरी पंडित होते हैं। जो पहले थे वो कश्मीरी पंडित, उनको बनमासी कहा जाता है। जब मुस्लिम राजाओं ने कश्मीर में हुकूमत की और उनके दमन और उनकी उसकी वजह से जो लोग कश्मीर छोड़कर चले गए और फिर बाद में वापस आए, ऐसे कश्मीरी पंडितों को बनमासी कहते हैं। तो एक कैटेगरी कश्मीरी पंडित की ये थी जो पहले चले गए फिर वापस आ गए। दूसरी कश्मीरी पंडित की जो एक कैटेगरी है वो है मलमासी। मलमासी ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो भी जिसने शासन किया, जो हुकूमत की, बट उसके राज में ये डटे रहे, मुकाबला करते रहे, गए नहीं छोड़कर और वहीं रहे। तो ऐसे लोगों को मलमासी कश्मीरी पंडित कहते हैं। और इन्हीं में एक तीसरा तबका, एक तीसरी कैटेगरी थी बुहिर पंडित की। बुहिर पंडित वो जो कश्मीर में रहकर जिन्होंने कारोबार किया, व्यापार किया। तो कायदे से ये 3 कैटेगरी में कश्मीर के पंडित को रखा जाता है। और कश्मीरी पंडित का बहुत पुराना इतिहास रहा। और एक वक्त में कहानी थी कश्मीरी पंडितों की और कश्मीरी मुसलमानों की आपसी प्यार, भाईचारे सबकी हमेशा अच्छे से रहे। इवन जब 47 का बंटवारा हुआ उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं था। और दोनों की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं अच्छी अच्छी। हालांकि 47 में पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि कश्मीर जो है उसके साथ चला जाए, लेकिन वो गया नहीं, हिंदुस्तान के साथ रहे जब राजा हरि सिंह थे। और मैंने आपको पूरी कहानी भी सुनाई थी। तो लेकिन पाकिस्तान की नज़र हमेशा कश्मीर पे रही और वो किसी तरह से भी चाहता था कश्मीर उसके हिस्से में आए। जंग भी हारा लेकिन वो सुधरा नहीं। और ये सिलसिला जो है, कश्मीरी पंडित और बाकी लोग वहाँ कश्मीर के प्यार मोहब्बत सब कुछ रहते चले आ रहे थे। लेकिन ये जो पूरा मसला शुरू हुआ, ये एक्चुअली 80 के दशक में थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हुआ था कश्मीरी पंडितों को लेकर। और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त रूस ने अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई कर दी थी और अमेरिका रूस को वहाँ से खदेड़ना चाहता था। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो रूस के ख़िलाफ़ कबायली और बाकी ऐसे सारे लोग वो लड़ाई पे उतर गए। और इसी दौरान में पाकिस्तान ने भी मदद की। जो अफ़गानी थे, जो कबायली और सारे लोग जो रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, तो उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। जनरल ज़ियाउल हक तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर सत्ता पे पाकिस्तान के काबिज़ हो चुके थे। उन्होंने पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में ऐसे जो अफ़गानिस्तान से सारे लोग हैं उन लोगों को ट्रेनिंग, पहली बार जो ट्रेनिंग कैंप और ये सारी चीज़ें अब हम सुनते हैं पाकिस्तान में आतंकवादियों का चलता है, एक्चुअली शुरुआत वहीं से हुई थी जब ये अफ़गानिस्तान का में रशिया के रूस वहाँ पहुँची और उसके बाद अफ़गानिस्तान की लड़ाई शुरू हुई। तो ज़ियाउल हक ने अफ़गानिस्तान के ऐसे बागियों और ऐसे लोगों को जो रूस से लड़ाई कर रहे थे उनको तैयार करना शुरू किया और उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की पाक अधिकृत कश्मीर में। उसी ट्रेनिंग के दौरान, अब जाहिर सी बात है, अपना पाक अधिकृत कश्मीरी जो अपने कश्मीर है तो बहुत ज़्यादा वो दूरियां नहीं, नज़दीकी, क्योंकि कभी एक था 47 से पहले। तो फिर उस वजह से क्रॉस बॉर्डर भी होने लगा और फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे हथियार और ये चीज़ें भी आने लगी। और पाकिस्तान की नज़र वैसी ही थी कश्मीर पे, जंग से वो जीत नहीं सकता था। तो ज़ियाउल हक को लगा कि क्यों ना ये सस्ता भी पड़ेगा, जो अफ़गानिस्तान के जिन लोगों को तैयार कर रहा हूँ उन्हीं में से कुछ इधर भड़का के और कश्मीर में भी जो है हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीज़ें कराकर हम कश्मीर को हड़प लें। तो वो एक साजिश वो भी थी। तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं। हालांकि 2 चीज़ें यहाँ पे थ्योरी एक ही है कि कश्मीर में हमेशा जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी तादाद, एक कहते हैं कि 5% 5% से ज़्यादा नहीं रही, लेकिन कुछ लोगों का क्लेम है कि नहीं, करीब 15% के करीब थी। तो ये एक क्लेम रहा। तो ये जब चीज़ें शुरू हुई अफ़गानिस्तान और रूस वाली, उसके बाद इधर ट्रेनिंग कैंप, उसका हालात बिगड़ने शुरू हुए, फिर कश्मीर में धीरे धीरे घुसपैठ शुरू हुई।
और यहाँ पे नफ़रत के बीज बोए जाने लगे। बट इसी दौरान में एक पॉलिटिकल एक ऐसी चीज़ हुई जिसने इस चीज़ को और हवा बहुत तेज़ी से दे दी। 1986 में ग़ुलाम मोहम्मद शाह, ये फ़ारूक अब्दुल्ला के बहनोई हैं, इन्होंने फ़ारूक अब्दुल्ला की सरकार जो है सत्ता छीन ली और ये ख़ुद जम्मू कश्मीर के ये मुख्यमंत्री बने, ग़ुलाम मोहम्मद शाह 1986 में। जो कहते हैं, जो सारी चीज़ें हैं सामने, वो ये है कि ग़ुलाम मोहम्मद शाह के बाद हालात और बिगड़ने शुरू हुए थे। उसकी वजह ये थी कि तब तक धीरे धीरे ये सारी चीज़ें छोटी मोटी उठती थी, कश्मीर और कश्मीर में भारत विरोधी जो चीज़ें होती थी, पर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं थी। लेकिन ग़ुलाम मोहम्मद शाह ने एक अजीब फ़ैसला लिया था। उनका ये फ़ैसला था कि जम्मू के जो न्यू सिविल सेक्रेटरीट है, उस एरिया में एक पुराना मंदिर है जिसको गिराकर एक भव्य शाही मस्जिद बनाई जाएगी। अब जाहिर सी बात है, ये कोई बर्दाश्त तो करेगा नहीं। तो लेकिन ये ग़ुलाम मोहम्मद शाह ने ये फ़ैसला लिया, तो इसके ख़िलाफ़ लोगों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया कि ऐसा नहीं होगा। अब यहीं पे जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो कश्मीर के जो कट्टरपंथी थे वो अचानक उनको एक हवा मिल गई और फिर उनका नारा आना शुरू हो गया कि इस्लाम ख़तरे में है और ये सारी चीज़ें, और वहाँ से ये एक धीरे धीरे चिंगारी जलनी शुरू हुई। और इसी चीज़ को लेकर फिर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हुआ। उस वक्त ये शुरुआत थी, बुनियाद रखी गई थी। और तब साउथ कश्मीर और सोपोर में कश्मीरी पंडितों पे बाकायदा हमला हुआ, उनके घरों पे हमले हुए, उनकी जो है प्रॉपर्टी लूट ली गई, बहुत सारे लोगों को मारा गया। कश्मीरी पंडितों की औरतों लड़कियों के साथ बलात्कार की बहुत सारी घटनाएं सामने आईं। तो जब ये चीज़ें होने लगी, ये उसी वक्त 1986 की बात है, पहली बार जो हमला हुआ था एक्चुअली कश्मीर में, वो 1986 में हुआ था, जब ग़ुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू में ये कहा था कि एक शाह मस्जिद बनाएंगे और उसको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। और दूसरी तरफ से फिर जो कट्टरपंथी ताकतें थी कश्मीर में, उन्होंने ये कह दिया कि इस्लाम ख़तरे में, और फिर कश्मीर घाटी में भी जो पंडित रहने उनको बाहर करो। और फिर सबसे ज़्यादा जो हिंसा हुई थी साउथ कश्मीर और सोपोर में। तो जब ये दंगे हुए और हिंसा हुए तो इसको सरकार रोकने में नाकाम रही। आखिरकार 12 मार्च 1986 को राज्यपाल तब जगमोहन थे, दिल्ली के भी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। तो सरकार की इस नाकामी में दंगा रोकने की जगमोहन ने वहाँ की सरकार को भंग कर और फिर वहाँ पर राज्यपाल शासन लगा दिया गया और सरकार जो है वो उनकी बर्खास्त कर दी गई। इसके बाद ये 86 की बात है। 87 में चुनाव होता है जम्मू कश्मीर विधानसभा का, और इस चुनाव में ख़ास बात ये थी कि जितने भी कट्टरपंथी ताकतें थीं जो अलग कश्मीर, भारत विरोधी नारे, ये सारी चीज़ें करते थे, वो एक एक करके सब चुनाव हार गए। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज भी था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन लोगों को नकार दिया जो भारत विरोधी हैं, कश्मीर विरोधी हैं, पाकिस्तान समर्थक हैं, और उन लोगों को चुना जो सिर्फ कश्मीर और हिंदुस्तान की बात करते थे। लेकिन इस चुनाव में हारने के जो कट्टरपंथी ताकतें हारी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस चुनाव में धांधली हुई है और इस धांधली की वजह से वो हारे हैं, और इसीलिए फिर उन्होंने पहली बार हथियार उठाना शुरू कर दिया और शह दे रहा था उधर से पाकिस्तान। तो वो चुनाव में हार का ठीकरा उन्होंने ये कहकर कि यहाँ धांधली हुई है, उन्होंने हथियार उठाना शुरू कर दिया। और उसी 87 में चुनाव और 88 में पहली बार जुलाई के महीने में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF एक फ्रंट बना, और इस फ्रंट के जो बनाने का मकसद था उस वक्त यही था कि कश्मीर को भारत से अलग करना। मतलब अब कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का है, वहाँ पे हिंदुओं का कोई मतलब नहीं है, कश्मीरी पंडित नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद फिर ये एक जो दूरी है वो बढ़नी शुरू हो गई कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच में। ये जब कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पे इसमें शामिल हो गई, और अब एक ही मकसद था कि किसी तरह से कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को हटाया जाए, भगाया जाए। लेकिन फिर भी तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, चूँकि 86 के दंगे के बाद हालात कंट्रोल हो रहे थे। अब 88 आ गया था, हालांकि छिटपुट ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन JKLF के गठन के बाद 1988 में फिर से इस चीज़ों ने ज़ोर पकड़ा कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़। तभी 14 सितंबर 1989 को एक ऐसी घटना होती है जो फिर पूरे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का एक तरह से भविष्य लिख देती है। बीजेपी के उपाध्यक्ष
जम्मू के और बीजेपी के एक बड़े नेता घाटी के पंडित टीकालाल टपलू 14 सितंबर 1989 को 1989 को टीकालाल टपलू को बाकायदा लोगों के सामने मार दिया जाता है और मारने के साथ ये धमकी दी जाती है कि घाटी से जो है सारे कश्मीरी पंडित फौरन निकलने खाली कर दें। टपलू की इस कत्लेआम के बाद पहली बार एक डर लगता है वहाँ पे आम जो कश्मीरी पंडित थे कि अगर इतने बड़े नेता के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर कोई भी सुरक्षित या महफूज नहीं है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके ठीक 1.5 महीने के बाद वहाँ रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू इनकी हत्या कर दी जाती है। ये नीलकंठ गंजू वही थे जिन्होंने JKLF के जो आतंकवादी मकबूल बट को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उस मकबूल बट को जिसे बाद में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। तो चूंकि इन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी इसलिए वहाँ के कट्टरपंथी ताकतों ने इस रिटायर्ड जज को भी मार डाला और इनकी बीवी को किडनैप कर लिया। और नीलकंठ गंजू की जो वाइफ हैं उनका उसके बाद कभी पता नहीं चला कि वो कहाँ है। इसके अलावा जो वकील थे इस मामले में वहाँ पे प्रेमनाथ भट्ट, उनका मर्डर कर दिया गया। फिर 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविज़न स्टेशन के जो डायरेक्टर थे लासा कौल साहब, उनका मर्डर कर दिया गया। और इस तरीके से कुछ बड़े, मतलब ये तो नाम आ गए, छोटे मोटे तो हो रहे थे, वो गिनती में ही नहीं थे। अब 2 चीज़ें थी, एक तो कश्मीर में ये जो कश्मीरी पंडित और हिंदू थे ये वहाँ पे बहुत सारे अच्छे पोस्ट पे और अच्छे जगहों पे काम कर रहे थे और इनमें से मतलब जज, डॉक्टर, प्रोफेसर, सिविल सर्वेंट, ये जितने बड़े बड़े सारे पोस्ट वहाँ पे अच्छे अच्छे सारे कश्मीरी पंडित पोस्टेड थे। तो ये चीज़ें भी वहाँ के कश्मीरी जो ये कट्टरपंथी ताकतें थी इनकी नज़रों में थी कि ये कश्मीरी पंडित देखो, ये जज भी बना बैठा हुआ है, ये पुलिस में इस पोस्ट पे है, ये डॉक्टर हॉस्पिटल में इस पोस्ट पे है, ये सिविल सर्वेंट में है, ये IAS IPS में भी इसका दबदबा जलवा है, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। तो ये चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही थी और इसीलिए उन्होंने इनको निशाना बनाना शुरू किया। तो अब एक के बाद रिटायर्ड जज, बीजेपी के नेता, वकील, कई ऐसे पुलिस अफसर, कुछ बिजनेसमैन, एक एक कर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाने लगा और अब वहाँ पे डर का एक तरह से माहौल हो गया था। लेकिन अब भी लग रहा था कि सारी चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन फिर सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं जनवरी 1990 में। और इस जनवरी 1990 की 2 तारीख सबसे ख़ास थी। एक 4 जनवरी 1990 कश्मीर घाटी से छपने वाले कुछ अखबार में एक इश्तिहार छपता है, एक बाकायदा, और साथ में कुछ खबरों का वो भी। और ये जो कुछ छपा था प्रेस रिलीज की तरह नोट, वो हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया था, बाकायदा उसके नीचे नाम था। इसके बाद वहाँ के अल सफ़ा एक उर्दू अखबार है, उसको भी लगातार उसने इसको कई दिन तक छापा। कहा गया था आपको इसको छापना है, और जो घाटी से निकलने वाले अखबार थे उन्होंने इसे छापा। तो जो मुजाहिदीन, जो हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से ये जो छपा था उसमें बाकायदा ये लिखा था कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो फ़ौरन घाटी छोड़ दें, और अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनके साथ बहुत बुरा होगा, और घाटी छोड़कर वो जितनी जल्दी हो चले जाए। अब ये अखबारों में चीज़ें आनी शुरू हुई। ये 4 जनवरी 1990 की पहली बात है जब ये आई, और इसके बाद से ही अब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। अच्छा, वहाँ उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे चीज़ें, पूरी ज़िंदगी चूँकि वहाँ रहे, उनका सब कुछ वहाँ जमा पूंजी सब कुछ था। लेकिन इसे एक ऐलान ने उनके अंदर में दहशत फैला दी। लेकिन फिर लगा कि सरकार और कोई कुछ मदद करेगा। तब VP सिंह दिल्ली में प्रधानमंत्री थे और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री थे। लेकिन दोनों ही सरकार ने कश्मीरी पंडितों की और उस वक्त की इस हालात को शायद सही से परखा ही नहीं, और कोई उनके लिए प्रोटेक्शन या कोई उनकी हिफाजत के लिए जिस तरीके की होनी चाहिए वो हुआ नहीं। और अंजाम ये हुआ कि इस 4 जनवरी 1990 के अखबारों में एलानिया इस
ऐलान के बाद कि आप कश्मीरी पंडित फ़ौरन सब घाटी छोड़कर चले जाओ। उसके बाद वहाँ मार काट, कश्मीरी पंडितों को मारना, उनके घरों को जला देना, प्रॉपर्टी लूट लेना, दुकानें लूट लेना, उनकी औरतों लड़कियों के साथ बलात्कार, रेप करना, ये सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो, जिसको आज भी ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं सारे कश्मीरी पंडित, इस 4 जनवरी के ठीक 15 दिन के बाद की दिन है वो, 19 जनवरी 1990। इस एक दिन में सबसे ज़्यादा वहाँ पे हिंसा हुई। और इस एक दिन में कहते हैं कि एक साथ कई लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दिया और वो नीचे उतरकर जम्मू आ गए, कुछ दिल्ली पहुँच गए, कुछ और जगह पहुँच गए, शरणार्थी कैंप में रहने लगे अपने ही देश के अंदर। और अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, घर बार, सब कुछ कहते हैं कि कई जगह पे ये है कि जब भूकंप या ये सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं या सुनामी आती है तो वो अपने पीछे तबाही जो छोड़ती है, लोग जिस तरह से भागते हैं या मरते हैं, तो क्या होता है कि घर में चप्पल जहाँ जैसे है, बर्तन पड़े हुए हैं, कपड़े बिस्तर सब वैसे ही का वैसी। तो 19 जनवरी 1990 का जो मंजर, जो सीन था, वो बताते हैं लोग, वो वैसे ही था जो जिस हाल में जैसे था, जो जितना अपने पास ले के जा पाए बस वो। लेकिन उन्होंने फ़ौरन घाटी छोड़ा और अपना घर बार, अपनी जमा पूंजी सब कुछ छोड़कर, और वो सब वहाँ से निकल गया। कहते हैं कि सिर्फ अकेले 19 जनवरी 1990 को सबसे ज़्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा था। और इसके अलग अलग फिगर है, लेकिन कहते हैं करीब 4 लाख कश्मीरी विस्थापित हुए थे घाटी से। एक नाम आया था अभी हाल में, आपने सुना होगा, बिट्टा कराटे, एक टेररिस्ट था, वो मारा गया। कहते हैं कि 1990 में अकेले इस बिट्टा कराटे ने अकेले 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। और ये बड़ा बाद में बोलता भी था, मैंने ऐसे मारा है। जो सरकारी आंकड़े थे इस पूरे मामले में वो ये था कि इस पूरे कश्मीरी पंडितों के बाहर जाने में और जो वहाँ हिंसा हुआ उसमें करीब 300 कश्मीरी पंडित मारे गए। हालांकि कोई भी इस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए कि ये फिगर हज़ारों में, लोग कहते हैं कि हज़ारों में है जो कश्मीरी मारे गए और जिनकी बीवी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उनकी तादाद भी बहुत थी। एक सरकारी आंकड़ा ये है कि 1990 में कश्मीर में लगभग 1,70,000 पंडित थे। ये भी आंकड़ा गलत है, कहते हैं कि करीब 3 से 4 लाख वहाँ पे पंडित थे। और इस वक्त अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी कश्मीर घाटी में अब भी करीब, मतलब जो उस वक्त नहीं गए उसमें एक बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत कम तादाद थी, लेकिन जो नहीं गए कश्मीर घाटी में भी अपने बच्चों को, अपनी बीवी को सुरक्षा, या अगर वो बुज़ुर्ग हैं तो बीवी और मियाँ दोनों साथ हैं, लेकिन बच्चों को और बाकी को जो वहाँ से निकाल दिया और भेज दिया कि तुम कहीं और सेफ़ रहो, यहाँ हमारा क्या होगा, पुश्तैनी चीज़ है, यहाँ से छोड़ के कहाँ भीख मांगेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, मरना होगा तो यहीं मरेंगे। तो ऐसे बुज़ुर्ग लोग रह गए और जिनमें से बहुत सारे बच भी गए। ये भी था कि मजबूरी में भी रहा, जो भी सामने वाले ने कहा उन्होंने उनकी बातें मानी, वैसे ही रहे, दबाव में रहे। और कहते हैं कि अभी भी घाटी में अलग अलग 187 जगहों पे करीब 4,000 के करीब कश्मीरी पंडित रहते हैं। लेकिन उनकी परिवार, उनके फैमिली के बाकी सब मेंबर दूर हैं, कोई कहीं और है, कोई कहीं और, वो जाता नहीं है। तो वहाँ सिर्फ बुज़ुर्ग माँ बाप हैं और वो अपने पुश्तैनी घर और ज़मीन से जुड़े हुए हैं और वहीं रहते हैं। उनके बच्चे कभी वापस जाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी ख़तरा है कि उनका क्या होगा। तो लाखों लोग इस 19 जनवरी 1990 के उस एक फरमान के बाद, चूँकि उसकी अजीब अजीब कहानियाँ हैं, मतलब मैं आपको कैसे सुनाऊं कि जो जब ये सब कुछ मार काट मचा हुआ था, उसके बाद भी 93 में, 2002 में और 1-2 बार इस तरह की हिंसा हुई, तो जो थोड़े बहुत रह गए थे, थोड़ी हिम्मत दिखाई थी, वो भी उन्होंने फिर धीरे धीरे करके छोड़ दिया और वो सब कुछ घाटी से निकल गए। तो अब कहते हैं कि अभी भी कुछ कहते हैं कि करीब 2700 से 2800 है, लेकिन एक रफली फिगर है कि 4000 के करीब कश्मीरी पंडित घाटी में आज भी है, अलग अलग जगहों पे। लेकिन जो कभी साथ में प्यार से रहते थे, बाद में वही पड़ोसियों बाकी लोगों ने, आज भी कई ऐसे हैं जो उन्होंने देखभाल की, लेकिन ज़्यादातर है कि उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया, उस पर उनकी दुकानें, उनके मकान सब हड़प लिए और वहाँ पे अब वो रहते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ अफसोसनाक बात ये भी है कि इन कश्मीरी विस्थापितों के लिए करीब 1990 की बात है, ये 2019 है, 29 साल के करीब हो गए। जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए वो कभी हुआ नहीं। इनके वापस बसाने के लिए, इनको ले जाने के लिए, इनकी मदद के लिए ये अपने ही देश में शरणार्थी कैंपों में और इधर उधर, मतलब जो एक से एक अमीर कश्मीरी पंडित, वो बेचारे, उनका सब कुछ वहाँ लुट गया। नई ज़िंदगी से उन्होंने नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की और आज भी इनकी बड़ी अजीब, मतलब दर्द भरी सारी कहानियाँ हैं। जम्मू में हैं, दिल्ली में हैं, कुछ लखनऊ में हैं, अलग अलग शहरों में ये फैले हुए हैं और लगातार सरकार से मांग करते हैं। अभी बीच में ये भी आया था कि इस हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्मार्ट सिटी इन कश्मीरी पंडितों के लिए बनाएंगे और स्मार्ट सिटी बनेगा तो वहाँ पे ये जाकर वापस बस सकते हैं। तो देखिए, उम्मीद कीजिए कि शायद ऐसी कोई स्मार्ट सिटी बने और वापस ये लोग अपने घर जा सकें। इनको इनकी जो पूरी सुरक्षा की गारंटी, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि हमारी ये राइट है, हमारा सुरक्षा से जीना, हिफाजत के साथ जीना, तो ये हमें हमारा राइट मिलना चाहिए। तो कश्मीरी पंडितों को भी ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इनको वापस इनकी बसावट, इनको बसाने का सोचना चाहिए। लेकिन इतने साल हो गए मुझे कहते हुए, ये है कि चाहे कोई भी सरकार हो, कभी कश्मीरी पंडितों के सही दर्द को शायद कोई समझा ही नहीं और सिर्फ राजनीति हुई, राजनीति के अलावा कुछ नहीं हुआ। और इनमें से कई मेरे दोस्त हैं जो, मतलब मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि ये कश्मीरी पंडित, हमें बस यही लगता था कि चलो जैसे होता है पंडित ब्राह्मण ये भी हैं, कश्मीर से हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित फेमस क्यों हुए? क्योंकि जब उन पे ऊपर जुल्म हुआ, वो घाटी छोड़ कर निकले, तो फिर एक तरह से उनकी पहचान ही हो गई कि अब आप कहीं भी आप जाएँ, कश्मीरी पंडित हैं, तो पहली चीज़ ख्याल में आएगा, अच्छा ये वो लोग हैं जिनको भगाया गया था, जिनका घर बाहर सब कुछ वहाँ लूट लिया गया, जला दिया गया, छीन लिया गया। तो अब ऐसी पहचान है। तो बड़े इन लोगों की मतलब ज़िंदगी जो है, दुख दर्द भरी कहानियाँ हैं पूरी, और कोशिश यही होनी चाहिए कि वापस, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी घाटी में जाकर रहना चाहते हैं, अपनी ज़मीन से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ बसना चाहते हैं, अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये है कि ऐसे माहौल में कहाँ ले जाएं, एक बार सुरक्षा की गारंटी हो तो ज़रूर जाएंगे। तो ये पूरा इतिहास था कश्मीरी पंडितों का, और हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि ये सब वापस अपने अपने घर जाएं और इन्हें इनका हक़ मिले, इनसे जो कुछ छीना गया है उन्हें वो वापस मिले, और सब प्यार मोहब्बत से रहें। और क्या चाहिए दुनिया में। दीपक से अब कहूँगा इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल हो तो बताएं। सबसे पहले एक सवाल है कि कश्मीरी पंडित हैं, अभी उनकी क्या हाल है, किस हालत में रह रहे हैं? पहले सवाल। अभी भी जो अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, देखिए कुछ ने अपना नई ज़िंदगी से ज़िंदगी शुरू की, कुछ अच्छे बिजनेस करने लगे, कुछ ने अपनी ज़िंदगी को फिर से तरक्की के रास्ते पर ले गए। लेकिन ज़्यादातर कश्मीरी पंडित जो हैं, उनका गम आज भी वही है जो 1990 में था। वो आज भी अपने आप को घर से निकाला हुआ महसूस करते हैं। जो उनके अपने मारे गए, जिन अपनों के साथ बलात्कार हुआ, जो घर दुकानें लूट ली गई, उसका दर्द, उसका ज़ख्म उनको आज भी है। और वक्त वक्त पर वो लोग हमेशा आते भी हैं सामने, कई बार अलग अलग जगहों पे धरना प्रदर्शन भी करते हैं, अपना हक मांगते हैं। वही मैं कह रहा था, जैसे अभी अब सरकार ने कहा है कि हम एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे इनके लिए, ताकि ये सब एक जगह वापस जाकर बस सकें, क्योंकि अभी ये सब बंजारे जैसी ज़िंदगी है। अलग अलग जो कैंप हैं वहाँ पे रहते हैं, जम्मू में हैं बहुत सारे, दिल्ली में हैं बहुत सारे, और भी अलग अलग शहरों में हैं। लेकिन अपना घर अपना होता है, तो इन सब की बस एक ही है कि कब ये अपने घर को लौटें। सर, राजीव जी का सवाल है कि अनुपम खेर को